एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत जाधव फ्रॉम पेंटागॉन। कुछ लेक्चर से हम बात कर रहे हैं CS चैप्टर 1 की, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम एलोकेशन मेथड कंटिन्यू करेंगे। कुछ लेक्चर से हम बात कर रहे हैं जैसे टर्म रिलेटेड टू द एलोकेशन मेथड्स। जब हम किसी फाइल को एलोकेट करते हैं मेमोरी, तो वो एग्जीक्यूट होता है। कोई भी फाइल बिना मेमोरी के एग्जीक्यूट हो नहीं सकती। So with the allocation method, the first point is first fit, then best fit, then worst fit. एक फाइल का रिक्वायरमेंट अगर 200 ब्लॉक्स हैं तो उसको किस तरीके से हम एलोकेट करेंगे मेमोरीज, वो फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट और बेस्ट फिट में आप देखेंगे। जैसे सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट फिट में आप देखोगे इट रिक्वायर्स 200 ब्लॉक्स, देन OS गोज थ्रू दिस ब्लॉक्स लिस्ट। एक लिस्ट है मेमोरी में, तो उस हिसाब से वो ब्लॉक इक्वल और मोर देन 200 एलोकेट करेगा। फर्स्ट फिट जो भी अवेलेबल मेमोरी है वो उस फाइल को मिल जाएगी। देन बेस्ट फिट की बात है, फ्री ब्लॉक लिस्ट वो वापस देखेगा, देन एलोकेट कर देगा जो एंट्री विच इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग्स्ट ऑल, जो सबसे छोटा एंट्री है उसे एलोकेट कर देगा, विच आर इक्वल टू और बिगर देन द रिक्वायर्ड वन। यहाँ पे क्या होने वाला है वो डायग्राम में भी शो करेंगे हम। देन वर्स्ट फिट में वो ये नहीं देखता है कि एक्चुअल कितने ब्लॉक्स हैं, जैसे 200 ब्लॉक्स की बात है, इट विल डायरेक्टली एलोकेट्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू दैट फाइल। यहाँ पे मेमोरी वेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो, स्पेस वेस्टेज इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ वर्स्ट फिट। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 200 ब्लॉक्स का, रिक्वायर्ड ब्लॉक्स 200, देन फर्स्ट फिट में जो ब्लॉक उसे मिल रहा है दैट इज द 1000 ब्लॉक्स। ऑफकोर्स यहाँ पे भी मेमोरी वेस्ट हो रहा है, बट विद द कंसेप्ट आपको ये याद रखना है कि ये फर्स्ट फिट है। देन वर्स्ट फिट अगर आप देखोगे, जैसे हमने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी इसमें वेस्ट हो जाता है। एज यू कैन सी देयर आर 25,000 ब्लॉक्स। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा मेमोरी वेस्ट हो रही है। देन बेस्ट फिट में अगर आप देखोगे तो देयर आर 250 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, द रिक्वायर्ड ब्लॉक्स आर 200। तो यहाँ पे ये बेस्ट फिट हो जाता है। जितना मेमोरी रिक्वायर्ड था फाइल के लिए उतना ही यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा। ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। एलोकेशन मेथड में अगर रिलेटेड टर्म्स पूछे जाते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स, फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट। आप यही डिजिट्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो आप लिख सकते हो। रिक्वायर्ड ब्लॉक के हिसाब से ये वेरी होते हैं। 1000 फॉर फर्स्ट फिट, ये आप डायरेक्टली यहाँ पे शो कर सकते हो। देन यू कैन शो द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, जैसे यहाँ पे दिखाया गया 25,000, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द डिसएडवांटेज दैट मोर मेमोरी इज वेस्टेड विद दिस, अदर फाइल्स विल बी ऑन वेटिंग। दूसरे जो फाइल्स हैं उन फाइल्स को एलोकेट होने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस वर्स्ट फिट। तो ये डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको ब्लॉक शो करने हैं, देन रिक्वायर्ड ब्लॉक शो करने हैं, डायग्राम को नाम देना है। डायग्राम का जब आप नाम लिखते हो तो हाफ मार्क्स उसके लिए एलोकेट किया जाता है। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस, एक्सप्लेन एलोकेशन मेथड्स विद द रिलेटेड टर्म्स। देन यू कैन सी द नेक्स्ट वन इज चेन एलोकेशन। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा होता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द चेन एलोकेशन मेथड। ऑफकोर्स इसका डायग्राम हम देखेंगे, बट बिफोर दैट द नेम सजेस्ट देयर विल बी अ चेन ऑफ मेमोरीज। मेमोरीज जब हम फाइल को डिवाइड करते हैं अलग अलग ब्लॉक्स में, आप उसे बोलते हो पैकेट्स। तो वो पैकेट जो है उन्हें प्रॉपर मेमोरी एलोकेट करके एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिंक्ड एलोकेशन इन OS। अगर आप देखोगे तो ये नॉन कंटिग्यूअस डिस्क ब्लॉक्स होते हैं, लिंकिंग विथ वन अनदर। यहाँ पे ये सॉल्व होता है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का प्रॉब्लम। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन जो मेमोरी वेस्ट करता है, ये टॉपिक हमने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो ऑफकोर्स आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिस पे हमने इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन डिस्कस किया है।
फर्स्ट पॉइंट तो यही आपको याद रखना, दैट चेन एलोकेशंस इज आल्सो कॉल्ड एज लिंक्ड एलोकेशन। देन इट अलाउज अ फ्लेक्सिबल फाइल ग्रोथ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक रैंडम एक्सेस स्पीड जनरेट करता है। यहाँ पे रिस्क भी है डेटा लॉस्ट होने का। जैसे सपोज एक फाइल है, अगर उसे हमने ब्रेक करके चेन से एलोकेट कर दिया या कोई पॉइंटर से उसको लिंक कर दिया, अगर एक भी ब्लॉक मिस होता है तो उसे नेक्स्ट ब्लॉक के साथ चेन या लिंक नहीं कर पाएगा। इस वजह से यहाँ पे रिस्क लिखा जाता है डेटा लॉस। आपका डेटा जो है वो लॉस हो सकता है। बहुत बार ये आइडियल है सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए, बट इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर द डायरेक्ट एक्सेस। ये डायरेक्ट एक्सेस में यूज नहीं होता। तो इट्स रिक्वायरिंग ट्रैवर्सल ऑफ द एंटायर चेंज फ्रॉम द स्टार्ट ब्लॉक। अगर आप डायग्राम में देखते हो तो स्टार्ट ब्लॉक जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो द स्टार्टिंग ब्लॉक ऑफ एवरी फाइल इज दिस 5, 7, 3, 6, 10। चेन एलोकेशन में ये जो डायग्राम है ये आप देखोगे तो फाइल ए के लिए फिलहाल आप नोटिस करो, फाइल ए, देन स्टार्ट विद द 5, द ब्लॉक नंबर 5 in the file allocation table is 7, so you can see the 7 is listed here. Then 3, then you can jump on 7, you will get 3, then jump on 3, you will get 6, then on 6 you will get 10. So 10 is end of file. Here you can see the diagram with the file number 8. Starting block is 5, then it is linking to the 7, chain 3, 6, 10, ऐसा एक चेन बन रहा है। ये एक पॉइंट यहाँ क्लियर होता है, चेन क्रिएट हो रहा है, लिंक हो रहा है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट की चेन एलोकेशन को लिंक एलोकेशन भी कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हो, इट इज क्रिएटिंग अ चेन 5, 7, 3, then jumping on 3, 6, 6, 10 and 10 is the EOF. फिल इन द ब्लैंक में EOF का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, दैट इज एंड ऑफ फाइल। हियर यू कैन सी वन वर्ड आल्सो, FAT, दैट इज फाइल एलोकेशन टेबल। ये जो फुल फॉर्म है ये आपको याद रखने हैं। एग्जाम में स्टार्टिंग क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछे जाने का चांसेस ज़्यादा है। देन विद दिस ग्राफिकल पिक्चर ऑफ फाइल ए, ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे। सेम फाइल बी के लिए आप देखोगे 4, 8, 11 with the starting block of 4 indicating and linking with the 8, then jumping on 8 you will get 11, then 11 is the end of file. Same for the file C, you can see 9 to 12. At the point 9 you will get the 2, link with this you will get 12. ये एक चेन बना यहाँ पे। देन 12 अगर आप देखोगे तो एंड ऑफ फाइल है। एज इट इज आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको फ्री ब्लॉक शो करना है, दैट इज 13, 14, 15। एज यू कैन सी इन द डायग्राम यू हैव टू शो दिस 16 and 17 बैड ब्लॉक्स जो करप्ट हो चुके हैं। ऑफकोर्स आपको सिर्फ शो करना है, देयर इज नो नीड, बट अगर आप ये करते हो तो एक अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। मार्क एज बैड ब्लॉक बाय फॉर्मेटिंग, करप्ट हो चुका है ऐसा हम उसको शो करते हैं। चेन एलोकेशन नाम के हिसाब से आपको याद रखना है, एक चेन बन रहा है, एक फाइल जो है वो दूसरे फाइल से लिंक हो रहे हैं, और यू कैन से एक फाइल का पार्ट जो है वो दूसरे फाइल से लिंक हो रहा है। ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, बिकॉज जब हम फाइल को मेमोरी में स्टोर करते हैं बाय यूजिंग फ्रैगमेंटेशंस, या फिर आप उसको पैकेट भी बोल सकते हो, तो वो एक दूसरे से लिंक होता है। देन ये पूरा फाइल एग्जीक्यूट हो जाता है एट अ टाइम। चेन एलोकेशन और लिंक एलोकेशन। आप यहाँ पे एक वर्ड याद रखो, नॉन कंटिग्यूअस। 1, 2, 3 ऐसे लिंक्स ये यहाँ पे कंटिन्यू नहीं है, इसलिए इसको नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन कहा जाता है। ये भी हमने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में, एज यू कैन सी ऑन द सेम चैनल, कि कंटिग्यूअस क्या होता है फाइल्स, नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन क्या होता है, ये भी हमने एक्सप्लेन किया है। ये जो क्वेश्चन है चेन एलोकेशन का, ये एज इट इज राइट नोट ऑन में पूछा जाता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ऐसा भी पूछा जाता है, सो रिमेंबर दिस। Then we'll discuss the next one, indexed allocation. Index की बात है, a starting point of the file, index. As you can see, operating system की बात है, एक ऐसा फाइल स्टोरेज मेथड है जो ब्लॉक्स एलोकेट करता है फाइल को एग्जीक्यूट होने के लिए, to store the addresses of all data blocks.
सब जो एड्रेसेस हैं वो स्टोर करने के लिए डेटा ब्लॉक्स को एलोकेट किया जाएगा। ऑफ कोर्स मेमोरी है, फाइल है, उसको एलोकेट करना है। एग्जीक्यूशन के लिए हम हमेशा यही बात करते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस आल्सो टू स्टोर द एड्रेसेस ऑफ ऑल डेटा ब्लॉक्स फॉर अ फाइल अलाउिंग ऑल द क्लाइंट्स डायरेक्ट एंड रैंडम एक्सेस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पहले वाले एलोकेशन मेथड थे वहाँ पे वो डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो इंडेक्स एलोकेशन, यहाँ पे आपको डायरेक्ट एलोकेशन सपोर्ट करना है। रैंडम एक्सेस भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज डायरेक्ट एक्सेस। किसी भी फाइल को डायरेक्ट ओपन करने के लिए जब हम डबल क्लिक कर देते हैं तो मेमोरी में से वो डायरेक्ट ओपन हो जाती है, उसे डायरेक्ट एक्सेस बोला जाता है। ऑफ कोर्स ये टॉपिक जो है ये हम विद डायग्राम नेक्स्ट टॉपिक में देखने ही वाले हैं। स्टिल यहाँ पे ये वर्ड आया इसलिए हमने एक्सप्लेन किया इसे। इंडेक्स एलोकेशन में आप क्या याद रखोगे, टू स्टोर द एड्रेसेस ऑफ ऑल डेटा ब्लॉक्स। विद दिस ये कंटिन्यूअस एलोकेशन फ्रैगमेंटेशन है जो सिंप्लीफाई करता है फाइल ग्रोथ को। अगर फाइल टाइम टू टाइम साइज में बढ़ती जाती है तो आप उस टाइम पे ये एलोकेशन मेथड यूज कर सकते हो। देन स्मॉल फाइल्स जो है यहाँ पे ये भी आप मेमोरी में स्टोर करके उनको प्रॉपर एक मेमोरी प्रोवाइड कर सकते हो एग्जीक्यूट होने के लिए। हियर इट्स अ हाइब्रिड combining linked and contiguous benefits with the common modern systems. Then Unix operating system में ये यूज होता है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है inode, it's a index node। ये भी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में आता है। inode में I का फुल फॉर्म क्या है, it's a index node for versatile file management। फाइल को मैनेज करने के लिए प्रॉपर स्पेस उसको प्रोवाइड करना है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उस टाइम पे हम ये जो चीज़ें हैं इंडेक्स एलोकेशन अवेलेबल करा के देते हैं। यहाँ पे अगर आप मेमोरी की बात करो, मेमोरी सफिशिएंट होना चाहिए किसी भी फाइल को प्रॉपर एक्सेस करने के लिए। विद द डायग्राम आप इसे एक्सप्लेन करेंगे या आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या एग्जाम में लिखना है एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज इंडेक्स एलोकेशन हेडिंग विद दिस डायग्राम। आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको थोड़ा क्रिटिकल लगेगा, स्टिल यू हैव टू ड्रॉ ऑल दिस ब्लॉक्स प्रॉपरली। देन एक फाइल है जो डायरेक्टरी में यहाँ पे शो किया गया है, स्टार्टिंग विद द इंडेक्स ब्लॉक 19। ये जो नंबर्स आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिस करना है कि 19 ब्लॉक कहाँ पे है। हियर अ स्टार्टिंग ब्लॉक, ये जो है यहाँ पे इंडेक्स के जरिए बाकी उसके जो पार्ट्स हैं पॉइंट्स करता है वहाँ पे। तो आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे दैट इट इंक्लूड्स द अदर ब्लॉक्स लाइक 9, 16, 1, 10, 25। स्टार्टिंग विद द 19 it covers 9, 16 here you can see, then 1, 10, 25, then you will go here। ये है डायग्राम जो आपको ड्रॉ करना है इंडेक्स एलोकेशन के लिए। द मेन पॉइंट इन दिस इज स्टार्टिंग ब्लॉक इज कॉल्ड एज इंडेक्स ब्लॉक। एज इट इज डायग्राम आप जब ड्रॉ करेंगे with the heading and explanation, you will explain this that all the blocks are connected to the main index block to store the addresses of all the data blocks। ये एक मेन लाइन है इंडेक्स एलोकेशन में। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ऑफ कोर्स एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ऐसा ही होता है। आप यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस कर सकते हो दैट इट कंबाइंस all the indexes for the accessing every file into a common block। एक ही ब्लॉक में ये सब एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो है एक इजी कंसेप्ट है हमारे लिए इंडेक्स एलोकेशन, जो आपको प्रॉपरली ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है। देन वी कैन सी द नेक्स्ट वन, सिक्वेंशियल एक्सेस। जब हम सिक्वेंशियल एक्सेस की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स एज शोन इन द डायग्राम एक एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। जैसे उसका नाम है sequential, one after the another, you can see that in order, one record after another। ये आपको नोटिस करना है। Starting from the first block, block number 1, the file pointer moves to the next one, that is up to the 6। यहाँ पे आप of course 6 से ज़्यादा भी ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जब ये क्वेश्चन आता है सिक्वेंशियल एक्सेस का तो उस टाइम को यहाँ पे आपको ब्लॉक्स ड्रॉ करके with the numbers 1, 2, 3, 4
ये जो एरोज है ऐसे उसको इंडिकेट करना है। जब आप इसको इंडिकेट करोगे तो वो सिक्वेंशियल ब्लॉक्स का कंसेप्ट क्लियर करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट file will access every blocks sequentially. Of course, for the execution, then you will write this in order, one record after the another. ये words यहाँ पे लिखना जरूरी है। Diagram easy है। It's a beginning one, block one, then it is accessing second block, third, then fourth. That is the end of the block. यहाँ पे आपको ये as it is show करना है। Of course, diagram को नाम रहेगा। डेटा जो है वो एक्सेस होता है फ्रॉम वन रिकॉर्ड राइट आफ्टर द अनदर रिकॉर्ड इन ऑर्डर। ऑफ कोर्स ये एक पॉइंट है जो याद रखना है। देन वी यूज दिस एज अ रीड कमांड, इट मूव्स अहेड पॉइंटर बाय वन। यहाँ पे सीक्वेंस की बात है तो एक से पॉइंटर प्लस होके वो आगे बढ़ते जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। व्हेन वी यूज दिस राइट कमांड, इट विल एलोकेट द मेमोरी एंड मूव द पॉइंटर टू द एंड ऑफ द फाइल। ये एक पॉइंट है जो आप आफ्टर द डायग्राम लिख सकते हो। रीड कमांड एंड राइट कमांड, ये दो वर्ड जो है ये हाईलाइट करने हैं आपको। देन सच अ मेथड इज रीजन विद दिस ऑल टेप्स। यहाँ पे टेप की बात जो है वो फर्स्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था, मैग्नेटिक टेप्स। ये जो फाइल एक्सेस मेथड है वन आफ्टर द अनदर, ये सिक्वेंशियल एक्सेस है जो टेप में यूज होता है। मैग्नेटिक टेप्स में ये यूज हो सकता है, या फिर आप कोई भी फाइल वन बाय वन एक्सेस करें तो आप उसे सिक्वेंशियल एक्सेस कह सकते हो। विद द डायग्राम बिगिनिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट ऐसे शो करके आपको इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। द नेक्स्ट मेथड इज अबाउट डायरेक्ट एक्सेस मेथड। डायरेक्ट एक्सेस थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया था इसके पहले। डायग्राम सेम है। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ऐसी है कि अगर हमें इस ब्लॉक को एक्सेस करना है, क्योंकि हमारा फाइल जो है इस ब्लॉक में स्टोर है, सो टू एक्सेस दिस ब्लॉक वी कैन डायरेक्टली पॉइंट टू दिस और डबल क्लिक करके हम उसे ओपन कर सकते हैं अगर हम कंप्यूटर में उस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। अगर आप डायग्राम देखोगे सो यू कैन गो टू द नंबर ऑफ फाइल्स और ब्लॉक्स डायरेक्टली। आपको एक एक फाइल या हर एक फाइल एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, या हर एक ब्लॉक आपको एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्सेस मेथड में आप क्या याद रखोगे, दैट अलाउज डेटा टू बी रीड और रिटन डायरेक्टली एट एनी ब्लॉक और रिकॉर्ड। एज यू कैन सी, हाईलाइट करना जरूरी है, एग्जाम में आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। यूजिंग दिस एड्रेस और ब्लॉक नंबर्स इट सपोर्ट द रैंडम एक्सेस ऑल्सो। डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं मतलब आप उसको रैंडम एक्सेस भी बोल सकते हो। रैंडमली यू कैन एक्सेस एवरी फाइल और द फाइल दैट यू नीड। ये एक बात यहाँ पे है। जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे देन यू हैव टू शो दिस करंट फाइल इज दिस, देन यू कैन जम्प टू द अदर फाइल्स ऑल्सो। यहाँ पे एन से उसको डिनोट किया जाता है, देन एंडिंग ऑफ द फाइल एज यू कैन सी, ये आपको डायग्राम में शो करना है। देन ये जो पॉइंट्स है, द फाइल्स कैन बी इमीडिएटली एक्सेस और डिक्रीजिंग द एवरेज एक्सेस टाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे सिक्वेंशियल एक्सेस में एक एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था तो वहाँ पे टाइम का थोड़ा इश्यू चलता था, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस में आपका टाइम सेव हो जाता है इफ़ यू आर एक्सेसिंग और जंपिंग टू दैट फाइल जो आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है जो आप लिख सकते हो, दैट इट इज़ इमीडिएट एक्सेस डिक्रीजिंग द एवरेज एक्सेस टाइम। किसी भी फाइल को एक्सेस करने का टाइम जो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, ये आपको याद रखना है। देन in these methods, in order to access a block, there is no need of traversing all the blocks. Of course, हर एक ब्लॉक ट्रैवर्स करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे भी आप इस फाइल को लिख सकते हो या इन कंसेप्ट को लिख सकते हो। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट एक्सेस मेथड, सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड, एलोकेशन मेथड, चेन एक्सेस मेथड। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको इस तरीके से याद रखने। विद द डायग्राम यू कैन एक्सप्लेन द कंसेप्ट और वही पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे उसका नाम है उस तरीके से आप उसको रिकॉल भी कर सकते हो। विद द डायग्राम यू हैव टू रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होता है। तो ब्लॉक्स आपको शो करने हैं, करंट ब्लॉक वगैरह डायरेक्ट एक्सेस में शो करने हैं। मेन कंसेप्ट जो दैट इट अलाउज द डेटा टू रीड और रिटर्न डायरेक्टली। रैंडम एक्सेस भी होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। डायरेक्ट एक्सेस मेथड अ सिंपल वन। देन एक ऐसा कंसेप्ट जो इन
एक्सेस मेथड से थोड़ा अलग है, वो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज डम टर्मिनल वर्सेस इंटेलिजेंट टर्मिनल। टर्मिनल की बात है, ये एक जो बोर्ड आप देख रहे हो यहाँ पे, अ स्मार्ट बोर्ड, इट्स अ टर्मिनल जहाँ पे कंटेंट शो हो रहा है। अगर आप मोबाइल का स्क्रीन देखते हो वहाँ पे कंटेंट शो होता है। टर्मिनल जो एक्चुअल एक डिस्प्ले है उसे हम टर्मिनल कहते हैं। जैसे आप सपोज रेलवे स्टेशन पे जाते हो, कभी कभी आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो, वहाँ पे आपको कुछ ऐसे टर्मिनल देखने मिलते हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं। वहाँ पे कोई स्मार्ट कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जैसे कोई डबल क्लिक करके कोई फाइल एक्सेस करना, ये एक बात है। टर्मिनल दो तरीके के होते हैं ऑफ कोर्स, एक है डम टर्मिनल, एक है इंटेलिजेंट टर्मिनल। वी कैन सी द मेन डिफरेंस इज अ प्रोसेसिंग पावर। यहाँ पे डम टर्मिनल की बात है, सो उसकी प्रोसेसिंग पावर की कोई बात ही नहीं है। एक्टिंग प्योरली एज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस फॉर अ सेंट्रल कंप्यूटर। जो डम टर्मिनल है वो इनपुट आउटपुट तरीके के, जैसे यहाँ पे टर्मिनल से कंप्यूटर से, वैसे ही कंप्यूटर से जो कनेक्ट होते हैं, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, उस तरीके से ही एक्सेस होता है डम टर्मिनल्स। वाइल एन इंटेलिजेंट टर्मिनल हैज इट्स ओन मेमोरी। इंटेलिजेंट टर्मिनल में अपना एक खुद का मेमोरी होता है एंड अ प्रोसेसर टू हैंडल द टास्क लोकली। यहाँ पे आप देख सकते हो यही मेन डिफरेंस है। यहाँ पे डम टर्मिनल में मेमोरी नहीं होता है, प्रोसेसिंग पावर नहीं होता है। इंटेलिजेंट टर्मिनल अपना एक मेमोरी रखता है, प्रोसेसिंग भी वहाँ पे होता है। देन द मेन सिस्टम लोड्स एंड ऑफरिंग फीचर्स लाइक कर्सर कंट्रोल, स्क्रीन फॉर्मेटिंग, इवन रनिंग अ सिंपल प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे प्रोग्राम रन्स होते हैं, जिस टर्मिनल को आप रिमोटली एक्सेस कर सको, जिसमें प्रोग्राम रन होते हैं, डेटा स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, वो इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है। डम टर्मिनल एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल का क्वेश्चन नॉर्मली राइट नोट और एक्सप्लेन में ही पूछा जाता है, सो आपको थियरी पॉइंट्स याद रखना जरूरी है। डम टर्मिनल आर बेसिक टेक्स्ट डिस्प्ले लाइक ओल्डर VT100s। यहाँ पे एक टाइपराइटर की बात है, जैसे आप याद रख सकते हो इसे। वेयर एज इंटेलिजेंट वंस कैन डू मोर देन द विजुअल टास्क, मेकिंग देम मोर ऑल अराउंड। टाइप करने से ज़्यादा कोई, सपोज आप कोई कमांड दे रहे हो किसी टर्मिनल को, वो एक्सेप्ट करके उस हिसाब से आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, तो दैट इज द इंटेलिजेंट टर्मिनल। ऑफकोर्स एक स्मार्ट बोर्ड की बात है, अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो क्लिक एक्सेप्ट करके नेक्स्ट स्लाइड ओपन करके दे रहा है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटेलिजेंट टर्मिनल। लेकिन अभी आप देख रहे हो जैसे ये कीबोर्ड है, ये डम टर्मिनल है, तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। कीबोर्ड जो है वो इनपुट एक्सेप्ट करेगा, लेकिन खुद कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा है। जो यहाँ पे कीज है जो डिस्प्ले हो रहा है, दैट वी कैन क्लिक, इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है वो, लेकिन कुछ वहीं पे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ डम टर्मिनल, जिसमें प्रोसेसिंग है क्या, नहीं है। देन इट कंप्लीटली रिलाइज ऑन द होस्ट कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में से उसको डिस्कनेक्ट किया जाए तो कीबोर्ड का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए वो डम टर्मिनल है। माउस एक सेम एग्जाम्पल है, कोई बंद प्रिंटर एक सेम एग्जाम्पल है। तो आप याद रख सकते हो कि जो भी कंप्यूटर से एक्सटर्नली कनेक्टेड चीज़ें हैं वो डम टर्मिनल है। फंक्शंस क्या होता है ऐसी चीज़ों का, दैट सेंडिंग की स्ट्रोक्स, रिसीविंग द कैरेक्टर डेटा टू डिस्प्ले, और हम क्लिक कर सकते हैं कर्सर मूवमेंट्स जिसमें होता है सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ये हम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके कोई भी स्मार्ट एक्शंस नहीं होते। समटाइम्स यहाँ पे एक लिमिटेड फॉर्मेटिंग हो सकता है, जैसे कोई की प्रेस करने के बाद कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है, इतना ही वो शो करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप याद रख सकते हो, ओल्ड टेलीटाइप मशीन्स, कीबोर्ड, माउस या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस आप यहाँ पे लिख सकते हो। डम टर्मिनल एक इजी कंसेप्ट जो समझने के लिए भी इजी है। द नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंट टर्मिनल। एज यू कैन सी दिस मशीन, ये आपने मशीन बहुत जगह देखा होगा, जो जब हम कोई पिन यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो वो कुछ प्रोसेस करके एक बिल जनरेट करता है। ऐसे ही आजकल जो भी मशीन्स है, जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, दोज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ इंटेलिजेंट टर्मिनल्स। जैसे जब डेबिट कार्ड हम किसी मशीन में स्विच करते हैं वहाँ पे, देन उस टाइम पे पिन पूछ के वहाँ पे एक बिल जनरेट कर देता है टू बिलिंग काउंटर पे, या OTP आना किसी मशीन पे, वो स्मार्टली एक्ट करता है उस चीज़ के लिए। देन वी कैन सी प्रोसेसिंग,
हैज़ इट्स ओन प्रोसेसर एंड मेमोरी। इन सब मशीन्स में, इंटेलिजेंट टर्मिनल्स में मेमोरी होती है और अपना एक खुद का छोटा सा प्रोसेसर होता है जो प्रॉपर तरीके से काम करता है। फंक्शनैलिटी एज यू कैन सी, it can perform the local processing, then manage screen elements and runs some on local machines। यहाँ पे छोटे मोटे एप्लीकेशंस वहाँ पे आप रन कर सकते हो ऐसे मशीन्स पे। रियल लाइफ में आपने ये मशीन ऑफकोर्स देखा होगा, या ऐसे तरीके के मशीन्स, ये सब इंटेलिजेंट टर्मिनल्स हैं जो खुद डेटा प्रोसेस करते हैं, बिल जनरेट करते हैं, कोई एरर आया तो उसे भी शो करते हैं, अगर वो मशीन ऑन नहीं हो रहा है तो वो मैसेज भी शो करते हैं कि बैटरी लो है या मेमोरी स्टोरेज फुल है। ये सब चीज़ें हैं जो इंटेलिजेंट टर्मिनल हमें रिप्लाई करते हैं। देन कैपेबिलिटीज विद द एडवांस कर्सर कंट्रोल, वी कैन टच इट। देन ग्राफिक्स रेंडरिंग, स्क्रीन क्लियरिंग, स्क्रोलिंग, जब हम उसको स्क्रोल करते हैं तो वो भी कमांड एक्सेप्ट करके वो काम करता है। एंड फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, किसी भी स्क्रीन पे आप टच करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ जाता है, स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल हो जाता है। ये सब चीज़ें इसमें हैं। एग्जाम्पल, मॉडर्न पॉइंट ऑफ सेल्स सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन बूथ, देन इवन थिन क्लाइंट्स दैट रन सम एप्स लोकली। या फिर ऐसे एग्जाम्पल आप याद रखते हो जैसे टू पे ऑन काउंटर, एटीएम मशीन की भी एक बात है, स्मार्ट बोर्ड की बात है, या वो सब एग्जाम्पल आप लिख सकते हो रियल लाइफ में जो आपने देखे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वहीं आपको लिखने हैं। यू कैन राइट योर ओन एग्जाम्पल्स। थ्योरी क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए आता है, तो भी डम टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल फॉर 2 मार्क्स आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल आपको याद रखना जरूरी है। एंड मेन पॉइंट्स लाइक क्या होता है प्रोसेसिंग फंक्शंस, कैपेबिलिटीज ऑफ इंटेलिजेंट टर्मिनल, डम टर्मिनल के क्या होते हैं, ये आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना जरूरी है विथ एग्जाम्पल्स। देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जो भी टॉपिक अब तक हम देख रहे हैं इजी थे। यहाँ पे अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट्स रहेंगे ऑफकोर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और एक लास्ट टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे इन दिस टुडेज सेशन, दैट शेड्यूलिंग। बात हो रही है फाइल्स की, फाइल अलोकेट किए जा रहे मेमोरी में फॉर एग्जीक्यूशंस। फाइल कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, एक आउटपुट जनरेट करते हैं, या फाइल ओपन हो जाते हैं, वी कैन रीड इट, राइट न्यू डेटा ऑन इट। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग कंसेप्ट के साथ जोड़ते हैं हम, तो क्या होता है, इट मैनेजेस हाउ द प्रोसेसेस यूज द सीपीयू एंड अदर रिसोर्सेस इफिशिएंटली। शेड्यूल करना, सपोज विद द एग्जांपल हम ये पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। देयर इज अ प्रिंटर विद द 2 मशीन्स। अगर एक ने प्रिंट आउट दिया है पहले से और वो 5 पेजेस का है, अगर दूसरों ने प्रिंट आउट दे दिया दूसरे पीसी ने और वो 100 पेजेस का है, तो आफ्टर द शेड्यूलिंग वो एक ऑर्डर प्रोसेस करते जाएगा। यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रायोरिटी के हिसाब से अगर थर्ड कंप्यूटर भी है और उसने 1 पेज का प्रिंट दे दिया, सो आफ्टर 5 पेजेस इट विल प्रिंट दैट 1 पेज एंड देन इट विल गो टू द सेकेंड मशीन टू प्रिंट द रिमेनिंग 100 पेजेस। ये एक बात है जो आपको याद रखनी है। क्या करता है शेड्यूलिंग प्रोसेस, इट शेड्यूल्स ऑल द प्रोसेसेस एंड एग्जीक्यूट इट वन बाय वन एज पर द प्रायोरिटी। ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो प्राइमरी गोल तो यही है कि आप एक एल्गोरिदम सेट करेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो किसी और फाइल्स के साथ या प्रोसेस के साथ। इट रिक्वायर्स अ बैलेंस टू ऑप्टिमाइज ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। एक के बाद एक फाइल एग्जीक्यूट होना, प्रॉपर तरीके से आउटपुट जनरेट होना, ये आपके ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेड्यूलिंग, ऑफ कोर्स तो यू विल राइट दिस वन। ये ऑब्जेक्टिव्स है शेड्यूलिंग के जो एग्जाम में आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं। विल एक्सप्लेन वन बाय वन, इजी पॉइंट्स है। द फर्स्ट वन इज मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। अगर पीसी ऑन है तो उसका यूटिलाइजेशन मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। ये यहाँ पे लिखा गया दैट कीप्स द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल टू परफॉर्म द टास्क। जब तक वो ऑन है तब तक। देन मैक्सिमम थ्रूपुट, एक यूनिट ऑफ टाइम में नंबर ऑफ प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करके कंप्लीट करना, ये बात है थ्रूपुट की। ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। देन मिनिमाइज टर्न अराउंड टाइम, रिड्यूसिंग द टोटल टाइम फ्रॉम अ प्रोसेस सबमिशन टू अ कंप्लीशन। जब कोई प्रोसेस सबमिट होता है मेमोरी में, वो कंप्लीट होने तक जो भी टाइम है ये है मिनिमाइज टर्न अराउंड टाइम। जल्द से जल्द वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए,
ये प्रॉपर तरीके से सीपीयू के स्पीड को इंडिकेट करता है। अगर सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो हर फाइल को तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा। अगर वो स्लो है प्रोसेसेस या प्रोसेसर स्लो है तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। मिनिमाइज वेटिंग टाइम, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेसिंग स्पेंड वेटिंग इन द रेडी क्यू फॉर इट्स टर्न टू यूज द सीपीयू। सपोज 5 फाइल्स या प्रोसेसेस है जो लाइनअप है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो फर्स्ट प्रोसेस को तुरंत एग्जीक्यूट करा के सेकेंड प्रोसेस को लाइनअप कराना, ये मिनिमाइज वेटिंग टाइम का ऑब्जेक्टिव है। प्रोसेस शेड्यूल हो चुके हैं, अब कब उनको जल्द से जल्द वहाँ पे एग्जीक्यूशन दिलाया जाए, ये मिनिमाइज वेटिंग टाइम में पॉइंट आता है। कोई भी प्रोसेस ज़्यादा देर वेटिंग पे ना रहे, ये मिनिमाइज वेटिंग टाइम का पॉइंट है। मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम, जब आप सपोज अपने डबल क्लिक कर दिया किसी फाइल पे, वो ओपन होने के लिए अगर 2-5 मिनट लगते हैं, सो विल बी इरिटेट, या फिर आप बोलेंगे बफरिंग ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो वेटिंग टाइम है ये मिनिमाइज होना चाहिए जब हम कोई प्रोसेस ओपन करते हैं। या फिर रिस्पॉन्स टाइम जो है आफ्टर डबल क्लिकिंग, वो रिस्पॉन्स टाइम जो मिनिमम होना चाहिए, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव कवर होता है। एंश्योर फेयरनेस, यहाँ पे आप एक पॉइंट देखोगे दैट every process gets a fair share of the CPU time. Suppose there are number of processes, तो हर प्रोसेस को exact allocated time मिलना चाहिए। यहाँ पे सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, if there are 5 processes, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए 5 मिनट्स मैक्स टू मैक्स लगते हैं, तो हर प्रोसेस को मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स एलोकेट होना ज़रूरी है, तो अपना काम कंप्लीट भी करेंगे, इफ़िशियंसी बढ़ेगी, सिस्टम का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। ये पॉइंट यहाँ पे इंश्योर करता है फेयरनेस को, दैट एवरी प्रोसेस विल गेट द इक्वल टाइम टू एग्जीक्यूट। देन एनफोर्सिंग प्रायोरिटीज, यहाँ पे प्रायोरिटी का एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस जो है वो पहले एग्जीक्यूट होंगे एज कंपेयर टू द लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस। अभी आप एक लास्ट एग्जाम्पल याद रखो, जैसे प्रिंट आउट की बात हमने की, 3 कंप्यूटर्स थे, फर्स्ट ने प्रिंट आउट दिया जो 5 पेजेस का था, सेकेंड कंप्यूटर ने प्रिंट आउट दिया जो 100 पेजेस का है, और थर्ड का सिर्फ 1 पेज है। तो एज पर द प्रायोरिटी सेकेंड जो है वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 100 पेजेस तो जो प्रिंट होने वाले, सो थर्ड पीसी विल बी कीप ऑन वेटिंग, उसका सिर्फ 1 पेज प्रिंट करना था, तो उसको वेट कराने से अच्छा है एज पर द प्रायोरिटी उसको 1 पेज का प्रिंट दे दिया जाए। यहाँ पे स्केड्यूलिंग में एनफोर्सिंग प्रायोरिटीज का कंसेप्ट क्लियर होता है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मिनिमम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखने। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्केड्यूलिंग, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये जो कंसेप्ट है इजी कंसेप्ट है सब, जैसे हम उनको अगर रिकॉल करते हैं तो आज के सेशन में हमने स्टार्ट किया था एलोकेशन मेथड से, एज यू कैन सी हियर विद द रिलेटेड टर्म्स। कौन से 3 टर्म्स थे? एक था फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, डायग्रामेटिकली उसको शो करना है आपको। चेन अलोकेशन, इसका जो डायग्राम है चेन के हिसाब से आपको उसको शो करना है। इंडेक्स अलोकेशन, स्टार्टिंग ब्लॉक आप उसको शो करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करना और उसको एक्सप्लेन करना पैराग्राफ वाइज, पॉइंट वाइज, ये यहाँ पे ज़रूरी है। सेम फॉर द सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एलोकेशन मेथड्स। जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो तो उसके एक अलग से मार्क्स हैं विद दिस पॉइंट्स। अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिखते हो तो आपको अच्छा कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, उसके मार्क्स भी बढ़ने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। ये ट्रिक है जो आप थियोरेटिकल एग्जाम में अप्लाई करते हो। देन डम टर्मिनल की बात है, इंटेलिजेंट टर्मिनल की बात है। डम टर्मिनल ऑफ कोर्स जिसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होता है, खुद का मेमोरी भी नहीं होता है, इट इज जस्ट टू शो और डिस्प्ले द टेक्स्ट। इंटेलिजेंट टर्मिनल की बात थी जिसमें अपना एक मेमोरी भी है, प्रोसेसिंग पावर भी है, वक्त आने पे अपने डिसीजंस लेके प्रॉपर सिस्टम परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देता है, लोकल एप्लीकेशन पे रन होता है। ऐसे पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए। देन स्केड्यूलिंग, एक ऐसा कंसेप्ट जो प्रोसेस को स्केड्यूल कर देता है फॉर द स्मूथ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। उसके ऑब्जेक्टिव्स भी आपको याद रखने। आज के सेशन के ये जो टॉपिक थे इजी थे, विद द डायग्राम आपको याद रखने। स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज विद दिस टॉपिक्स, ऑफ कोर्स यू कैन राइट ऑल योर क्वेश्चंस इन कमेंट। ये वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच।